Good morning students and welcome in accountancy class of 12th October 2020, and till now we have finished chapter number 3rd. Now we will start chapter number 4th today, and this is recording of transaction 2. This is recording of transaction 2. Okay, in this chapter I am just reading out it. In chapter 3 you learned that all the business transactions are first recorded in the journal and then they are posted in the ledger accounts. A small business may be able to record all transactions in one book only, i.e. the journal. But as business expands and the number of transactions becomes large, it may become cumbersome to journalize each transaction for quick, efficient and accurate recording of business transactions. Journal is subdivided into special journals. Many of the business transactions are repetitive in nature. They can be easily recorded in the special journals, each meant for recording all the transactions of a similar nature. For example, all cash transactions may be recorded in one book. इसको आप देखिए, इस सब जगह जो है बार बार जर्नल रिकॉर्ड करने से अच्छा जो रिपीटेटिव नेचर का जो है ट्रांजेक्शन्स उसको हम लोग एक एक जगह रिकॉर्ड करते जाएं. ऑल क्रेडिट सेल्स ट्रांजेक्शन्स इन अनदर बुक, ऑल क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन्स इन येट अनदर बुक, एंड सो ऑन. These special journals are also called day books or subsidiary books. Transactions that cannot be recorded in any special journal are recorded in journal called journal proper. यानी कि जिस चीज़ को अब हम बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं उसके लिए हम लोग जर्नल प्रॉपर बना देते हैं. स्पेशल जर्नल्स प्रूव इकोनॉमिकल एंड मेक डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल इन द अकाउंटिंग वर्क. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द फॉलोइंग स्पेशल पर्पस जर्नल बुक्स. इसको देखिए कि जो 5 बुक हम लोग को पढ़ना है. इसमें एक कैश बुक है जिसमें कि सारा कैश ट्रांजैक्शन आ जाएगा. आप देखिए कैश का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना बहुत आसान है. देन आपको आ जाएगा परचेज बुक जिसमें कि क्रेडिट परचेज हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे, और सेल्स बुक में हम लोग क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड कर लेंगे. देन परचेज रिटर्न बुक में जो भी परचेज रिटर्न हुआ है उसको रिकॉर्ड करेंगे, और सेल्स रिटर्न बुक में सारा सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करेंगे. तो इस तरह से हमारे पास 1 + 4 5 बुक हो जाता है. इसके अलावा बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक बनता था पहले, अब उसको हम लोग हटा दिया है अब सिलेबस से. तो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल आता भी है, नहीं भी आता है, तो ये सिलेबस का पार्ट नहीं है हमारा. एंड देन हमारा आता है कि अगर मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन ये सब जगह रिकॉर्ड नहीं हो पाता है तो इसको हम लोग स्पेशल जर्नल यानी कि जर्नल से रिकॉर्ड कर देते हैं, जर्नल प्रॉपर से. तो ये चैप्टर क्या है, इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे? इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे कि सबसे पहले हम लोग जर्नल बनाते हैं और जर्नल से लेजर बनाते हैं, और फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है, और फिर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनना शुरू हो जाता है. परंतु इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग को जब बड़ा बिजनेस आ जाता है तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको बार बार जर्नल बनाया जाए. तो डायरेक्ट वहीं से कैश बुक से शुरू होता है. सारा कैश जो है ट्रांजैक्शन एक जगह रिकॉर्ड हो जाता है. तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है, कैश बुक पढ़ना है, परचेज बुक पढ़ना है, परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं, देन सेल्स बुक, देन सेल्स रिटर्न बुक, एंड देन जर्नल प्रॉपर. तो इस तरह से हमारा ये जो है ये सारा चीज़ हम लोग को 6 बुक्स हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे. कैश बुक और जर्नल प्रॉपर, इसके अलावा परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न. तो आइए हम लोग कैश बुक देखते हैं. तो कैश बुक देखिए, कैश बुक कैश अकाउंट की तरह है. इधर कैश या डेट हो जाता है, डेट के बाद रिसिप्ट होता है, और इधर LF यानी लेजर फॉलियो, देन अमाउंट. ये डिवाइडर लाइन हो गया आपका यहाँ से. फिर इसी तरह ये क्रेडिट साइड में भी इसी तरह से सेम है, डेट है और ये पेमेंट है. यानी कैश बुक में इधर कैश आने का होता है और इधर से कैश जाने का होता है, या आप इसको कर सकते हैं प्लस है तो ये माइनस है. यही होता है कैश बुक. बहुत आसानी से हम लोग इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं. ये जो ट्रांजैक्शंस दिया है इसको आप देखिए कि ये कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड होगा. ये 2017 नवंबर 1, नवंबर 4, नवंबर 8,
ये इस तरह से डेट वाइज दे दिया है और ये डिटेल्स दिया है, पैसा आने और पैसा जाने का ये डिटेल और ये अमाउंट है आपका। ठीक है, तो इसको देखिए कि हम लोग इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना है, तो इसको हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन के लिए हम लोग बनाएंगे रूपा ट्रेडर्स यहाँ लिख देंगे और कैश बुक लिख देंगे। उसके बाद आपको ये जो फॉर्मेट आपको स्केल और पेंसिल की सहायता से खींचना है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में दोनों। सबसे पहले आपको डेट खींचना है, फिर रिसिप्ट खींचना है, फिर LF, फिर अमाउंट, फिर इसी तरह से क्रेडिट साइड में डेट, पेमेंट, LF और अमाउंट। इस तरह से अमाउंट पहले हम लोग खींच देंगे और खींचने के बाद यहाँ ये सबसे पहले लिखा हुआ है नवंबर 1 कैश इन हैंड 30,000। कैश इन हैंड यानी कि आपके पास है, ये ट्रांजैक्शन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास कैश है, ना आपको किसी ने दिया है, ना आपके पास ना आपने किसी को दिया है, तो ना आया है और ना गया है। तो ये कैश इन हैंड, ये ट्रांजैक्शन नहीं है, बैलेंसिंग होता है, ये बैलेंस फिगर यानी कि आपके पास है। बैलेंस मतलब होता है बचा हुआ या शेष राशि जो आपके पास है। तो इसको जो है हम लोग इसी तरह से डेट में यहाँ लिखेंगे 2017 नवंबर 1। और चूँकि कैश जो होता है उसका डेबिट बैलेंस बचता है, ये डेबिट इन नेचर होता है, इसलिए शुरुआत ये डेबिट साइड से होगा। तो ये बैलेंस ब्रॉड डाउन इस तरफ हम लोग लिखते हैं और बाकी पैसा आएगा तो इस तरफ और गया तो इस तरफ, और जो पैसा लास्ट में बचेगा वो इधर बचेगा यहाँ पे। ये बैलेंस कैरी डाउन, कैरी डाउन मतलब बचा हुआ, और ब्रॉड डाउन मतलब कहाँ, जहाँ से आप आगे बढ़ रहे हैं। ब्रॉड डाउन मतलब वहाँ से आप आगे बढ़ रहे हैं, और कैरी डाउन मतलब ये समय सीमा खत्म हो गई 30 नवंबर को जैसे, और 30 नवंबर को इतना रुपया आपके पास हो गया। ये इस तरह से 1 नवंबर को आपके पास इतना रुपया था 30,000, फिर सारे ट्रांजैक्शन हुआ, जो आया इस तरफ लिखे, जो गया इस तरफ लिखे, और जो लास्ट में बचा 30 नवंबर को वो आपके पास इतना रुपया बचा हुआ है। यही इसी तरह से होता है। चलिए, आपको अब कुछ करना नहीं है, बस आपको एंट्री करते जाना है। जैसे लिखा हुआ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत, यानी गुरमीत से पैसा आया, तो डेट है 4 नवंबर को, तो हम लोग इसको डेबिट साइड करेंगे क्योंकि पैसा आने का एंट्री होता है डेबिट साइड में। तो आप देखिए नवंबर 4 को लिखे हैं गुरमीत, कितना है 12,000 इस तरफ लिख दिए। तो यानी हमारे पास अभी ये और ये लिखा है हमने, बाकी सारा जो है धीरे धीरे आते जाएगा, आप देखते जाइए। फिर आइए नेक्स्ट क्या है, इंश्योरेंस पेड। इंश्योरेंस पेड, पेड मतलब आपने दिया, कितना दिया 6,000 रुपया, तो वो उस तरफ चला जाएगा क्रेडिट की तरफ। आप लिखेंगे इंश्योरेंस, ये 6,000 रुपया। फिर आपका ये नेक्स्ट आइए परचेज फर्नीचर, तो फर्नीचर खरीदे आप, फर्नीचर खरीदे तो आपके यहाँ से कैश गया होगा। अब यहाँ पे इसका जर्नल एंट्री अगर आप करेंगे तो फर्नीचर अकाउंट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, चूँकि इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है कि फॉर कैश है या नहीं है, तो इसको जो है हम लोग जो है यहाँ पर देखते हैं क्या मानता है सॉल्यूशन में। आप देखिए इसको कैश ट्रांजैक्शन माना है नवंबर 13 को, फर्नीचर पैसा गया आपको 13,800 रुपया, तो इसको ये मान लिया गया है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है कि इसको कैश मानना है कि नहीं, तो चलिए यहाँ पे इसको कैश माना है परचेज फर्नीचर। अगर लिखा रहता परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, अगर क्वेश्चन में लिखा रहता परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, तो ऑन क्रेडिट लिखने से इसका मतलब ये उधार हो जाता, और उधार के समय हम लोग जानते हैं कि हमारे पास से पैसा नहीं जाता है, तो यहाँ पर इसका कोई एंट्री नहीं होता कैश बुक में, क्योंकि ना पैसा आया है ना गया। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश। वंस अगेन पैसा आएगा इसमें, और कैसे आएगा, तो सेल्स के थ्रू आएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए सेल्स। आपको 28,000 आ गया आपको सेल्स के थ्रू, ये देखिए 28,000 आ गया। नेक्स्ट आइए आपको परचेज गुड्स फ्रॉम मुदित इन कैश। ना इट वेरी क्लियर, यहाँ पे हमारा जो है परचेज किया गया है इन कैश, यानी कि हमारा पैसा गया है 17,400, तो हम लोग वहाँ पे लिखेंगे बाई परचेज, या आप लिखेंगे परचेज 17,400। ये देखिए आप परचेज 17,400 यहाँ पे है। नेक्स्ट मूव कीजिए, सोल्ड गुड फॉर कैश, सॉरी परचेज स्टेशनरी,
स्टेशनरी जनरली कैश में ही ट्रीट होता है। स्टेशनरी छोटा छोटा आइटम होता है, पेन, पेंसिल, कागज़, रबर, स्टेपलर, पिन वगैरह सारा 1100 का। तो ये मान लीजिए कि आपका कैश में है। नवंबर 20 को आप देखिए कैश पेमेंट में चला जाएगा। ये स्टेशनरी 1100 नवंबर 20, ये देखिए। और एलएफ को आपको खाली छोड़ते जाना है, एलएफ का कोई भी यहाँ पे आपको यूज़ नहीं होगा। और ये हो गया आपको। नेक्स्ट आइए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स इन, फिर अब परचेज स्टेशनरी हो गया हमारा। उसके क्या था नेक्स्ट, कैश पेड टू रुक्मणी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। तो आप एक चीज़ देखिए कि आप रुक्मिणी को हमने पैसा दिया है, तो पहले हम लोग को चेक करना होगा कि रुक्मिणी को क्या हमने पहले उससे कुछ ख़रीदा था। तो चेक कीजिए, नहीं है कुछ। तो ये रुक्मिणी को हमने पैसा दिया है, तो हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख देंगे रुक्मिणी 12,500, सी दिस रुक्मिणी 12,500। नेक्स्ट आपका आइटम है यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू कमलेश फॉर कैश, यानी पैसा आएगा आपको 18,200, तो आप इधर लिख दीजिएगा 18,200। फिर नेक्स्ट आपको आप देखिए, नेक्स्ट क्या है, पेड मंथली रेंट। तो रेंट हम लोग जानते हैं पे करते हैं, तो आप रेंट इधर लिख दीजिएगा, रेंट 2,500, ये रेंट लिख दिए। देन आप आइए, सॉरी, पेड सैलरी, तो उसी तरह सैलरी भी पे कर देंगे नवंबर 30 को। तो नवंबर 30 को हम लोग सैलरी करके आप पे कर दीजिए सैलरी इतना। एंड देन एट लास्ट बैंक में भी अपने जमा किया था 8,000 रुपया, तो यहाँ बैंक लिख देंगे। इससे भी हमारा पैसा जाएगा, क्योंकि हमने बैंक में जमा किया है पैसा, तो पैसा जा रहा है। तो इस तरह से 8,000। अब आपके पास सारा आइटम का डिटेल हो गया, यानी आपने अभी तक जो फॉर्मेट बनाया है, और फॉर्मेट बना के ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये अमाउंट लिखा, इसी तरह इधर इधर ये सारा अमाउंट लिख दिया। अब आप एक बात ध्यान दीजिए कि ये जो है, इस बात का आपको ध्यान देना है कि आपके पास टोटल कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, इस बात को आपको पूरा ध्यान देना है। तो इसका पता हम लोग कैसे निकालेंगे कि कितना पैसा आपके पास आया और गया। यहाँ पे आपका जो आया है ये आने वाला अमाउंट है, तो ये चारों, ये पांचों आइटम जो है, चारों आइटम, ये और ये, इसको हम लोग ऐड करेंगे। ये चारों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 88,200 आएगा। तो आपको करना क्या है, उसके बाद आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना है, और जो अमाउंट टोटल आया है 88,200, यहाँ पे आपको लिख देना है 88,200। कुछ भी यहाँ पे आपको कुछ भी लिखना नहीं है। अब इसके सीध में एक लाइन और खींचना है, और आपको 88,200 यहाँ पे भी लिखना है, 88,200 सेम अमाउंट। अभी हम इसको टोटल नहीं किए हैं, इसको टोटल नहीं किए हैं, हम क्या किए कि यही अमाउंट जो है इसको यहाँ पे लिख देते हैं। और अब क्या करना है आपको, इस तरफ हम लोग 8,000 रुपया तक लिखे, यानी इसको 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 और इसको 8,000 रुपया तक लिखें। अब आपको क्या करना है कि इन रफ, यानी रफ में या आप कॉपी के पीछे तरफ इस सारा आइटम को आपको जोड़ना है। कौन कौन, 6,000, 13,800, 17,400, 1,100, 12,500, 2,500, 3,500, 8,000। और जो भी टोटल आएगा उसको इसमें से 88,200 में से माइनस कर देना है। ठीक है, तो अपने आप एक फिगर आ जाएगा, ये आएगा 23,400। यानी आपके पास इतना पैसा आया 88,200, और यहाँ तक 8,000 रुपया था, इतना पैसा जो है टोटल गया। तो ये आया इतना पैसा 88,200, और उसमें से इतना गया, तो बाकी जो बच गया वो 23,400 रुपया जो बचा हुआ, इसी को बोलते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। यही आपका आंसर है कैश बुक का, कि नवंबर 30 को हमारे पास 23,400 रुपया बचा हुआ है, तो इसी को कहते हैं कैश बुक। और फिर जो है दिसंबर 1 से आपको इसी चीज़ को 23,400 यहाँ से ये चालू हो जाएगा। दिसंबर 1 से फिर से बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि यहाँ से आगे बढ़ेगा, फिर दिसंबर का ट्रांजैक्शन होगा,
फिर इसी तरह जनवरी, फरवरी, मार्च होते चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है कैश बुक में ट्रांजैक्शन होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, यानी एक ही कॉलम है कैश का और इसमें ही सारा कैश का हमारा डीलिंग हो जाता है। इसमें पूरा आप देखिए केवल एक बैंक का ट्रांजैक्शन है, बाकी है ही नहीं। तो जब हम लोग कैश और बैंक के लिए अलग अलग कॉलम बना दें तो उसको हम बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, केवल एक कॉलम होता है कैश का, यानी डेबिट साइड में एक कॉलम होता है और क्रेडिट साइड में भी एक कॉलम होता है। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड। लेकिन जब कैश बुक में दो कॉलम बनते हैं, एक कैश का और एक बैंक का, तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। तो उसमें हम लोग डबल कॉलम कैश बुक भी पढ़ेंगे। तो इसका हम थोड़ा सा आपको दे देते हैं डबल कॉलम कैश बुक का। डबल कॉलम कैश बुक में होता क्या है कि कैश एज वेल एज बैंक ट्रांजैक्शन भी दोनों को रिकॉर्ड कर देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी बिज़नेस में, किसी भी कंपनी में या किसी भी बिज़नेस में सबसे बड़ा जो ट्रांजैक्शन होता है वो कैश का ही होता है। यानी पैसा जब हम लोग खरीदते हैं किसी सामान को तो पैसा देते हैं, और जब हम बेचते हैं तो पैसा लेते हैं। तो पैसा से रिलेटेड एक ट्रांजैक्शन तो आपको मिलेगा ही। सिमिलरली बैंकिंग से रिलेटेड भी ट्रांजैक्शंस आपको मिल जाएंगे कि बैंक में आपको कितना पैसा आया और गया, और दोनों का सेम नेचर है। सेम नेचर कहने का मतलब ये है कि अगर आप डेबिट साइड में देखिएगा तो बैंक में जब आपका पैसा आएगा तो भी डेबिट होगा, और जब आपके पास कैश आएगा तब भी डेबिट होगा, और जब आपके बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा तो क्रेडिट होगा, और जब आपके पास एक्चुअल कैश जाएगा तब भी आपका क्रेडिट होगा। तो डेबिट साइड में आने का एंट्री होता है, चाहे वो आपके बैंक खाते में आए, चाहे आपके पास एक्चुअल में कैश आए, और क्रेडिट साइड में जाने का एंट्री होता है, और वो भी बैंक से रिलेटेड जितना भी हो बैंक में चला जाएगा, और जो कैश से रिलेटेड है कैश में चला जाएगा। तो चलिए जर्नल एंट्री के थ्रू हम लोग देखते हैं। खैर यहाँ पे एक छोटा सा दिया हुआ है, कैश और बैंक का दोनों का मिला के आपको दिया हुआ है। चलिए हम लोग इसी को हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, किस तरह से आपका ट्रांजैक्शन होता है, और सीखेंगे हम लोग। इसको पढ़ते हैं। We will now learn how the transactions are recorded in the double column cash book। यानी हम लोग अब सीखेंगे कि डबल कॉलम कैश बुक में ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू मेसर्स टूल्स इंडिया, ये बिजनेस का नाम है। इसमें ये सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं और इसके आधार पे हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग एंट्री करेंगे डबल कॉलम कैश बुक। तो चलिए हम लोग पहले ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। ये 2017 का है और सारा सितंबर मंथ का आप देख रहे हैं, एक तारीख से लेकर 30 तारीख तक का है। बैंक बैलेंस, यानी बैंक बैलेंस कहने का मतलब आपके पास बैंक अकाउंट में 42,000 रुपीज़ है। कैश बैलेंस मतलब आपके पास 15,000 इन हैंड है, दोनों अभी है आपके पास। ये दोनों ट्रांजैक्शन नहीं, ये बचा हुआ है। अब यहाँ से चालू होता है परचेज गुड्स बाई चेक, यानी ये जो है चेक है, यानी कि ये बैंकिंग से रिलेटेड है तो ये बैंक कॉलम में चला जाएगा। उसी प्रकार अब ये सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये कैश से रिलेटेड है, कैश में चला जाएगा। परचेज मशीनरी बाई चेक, वंस अगेन ये बैंक से रिलेटेड है, बैंक में चला जाएगा। चेक से संबंधित जो भी होता है इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हो रहा है। अब देखिए ये लिखा हुआ सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक डिपॉजिटेड सेम डे, इसका थोड़ा सा हम आपको लॉजिक बता देते हैं। देखिए जब हम सामान बेचते हैं तो या तो हमको कैश मिलेगा, और कैश नहीं मिलेगा तो उधार बिक्री है तो डेटर हो जाएगा। तो उधार बिक्री तो कैश बुक में आएगा ही नहीं, ना उधार खरीद आएगा ना उधार बिक्री आएगा। अगर आप मान लीजिए सामान बेचे और आपको कैश के बदले चेक मिला तो वो चेक 3 महीने तक वैलिड होता है, यानी 3 महीने तक कभी भी आप जाके उसको अपने खाते में जमा कर सकते हैं। जहाँ पर आपका बैंक है, बैंक में जाइएगा और उसे अपने खाते में जाके क्रेडिट कर दीजिएगा, जमा कर दीजिएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि सेम डे को लिखा हुआ है। सेम डे यानी कि उसी दिन जाके जमा कर दिया है, 3 महीने का इंतज़ार नहीं किया, जिस दिन चेक मिला है उसी दिन जाके जमा कर दिया। इसीलिए बैंक के खाते में ये डेबिट हो जाएगा और बैंक में आपके खाते में चला जाएगा क्रेडिट। ठीक है। अब आइए परचेज गुड्स फ्रॉम मुन्ना इन कैश, तो ये कैश से रिलेटेड है। देन परचेज स्टेशनरी बाई चेक, चेक से रिलेटेड है।
चेक गिवन टू रोहित, वंस अगेन चेक बैंक से रिलेटेड है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ये बैंक और कैश दोनों से रिलेटेड है। ये ट्रांजैक्शन का आपको देखिए, ये ट्रांजैक्शन थोड़ा कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बहुत ही अच्छा ट्रांजैक्शन। इसको कैश और बैंक, चूँकि इसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। इसमें आपने क्या है, ये बैंक से आपने जाकर कैश निकाला है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? चूँकि कैश आपके पास आ रहा है इसीलिए कैश डेबिट हो जाएगा, और बैंक से पैसा निकल रहा है तो बैंक बैलेंस से कम हो रहा है इसलिए बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो यही डेबिट और क्रेडिट होता है। यहीं पर हम लोग देखिए आइडेंटिफाई कर लिए, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। दो खाते हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए, एक खाता कैश और दूसरा खाता बैंक। कैश हो जाएगा डेबिट और बैंक हो जाएगा क्रेडिट। यानी सेम जो हमारा जो बन रहा है कैश बुक जो बन रहा है, सेम कैश बुक, इसमें दो कॉलम होगा, एक कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम। इधर भी कैश का कॉलम और इधर बैंक का कॉलम। तो ये जो सेम एंट्री जो सितंबर 27 का आया है वो कैश में आपको हो जाएगा 10,000, यानी आपने 10,000 रुपये निकाला तो आपका कैश बढ़ गया। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैंक, यानी बैंक से निकालें इसलिए यहाँ टू बैंक, और बैंक से आपका 10,000 कम हो जाएगा इसलिए बैंक के खाते में क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिखेंगे बाई कैश, यानी कैश से आपका खाता कम हो गया। तो इसी नेचर का जो जर्नल एंट्री होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रा एंट्री, तो कॉन्ट्रा एंट्री यही है और कुछ है नहीं। देना ये रेंट पेड बाय चेक, यानी चेक से रेंट दिया है, वंस अगेन ये बैंक में रिलेटेड चला जाएगा। पेड सैलरी है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कैश है और चेक, तो हम इसको कैश मानेंगे। तो इस तरह से ये पूरा के पूरा आपको एंट्री हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि एक्चुअल में बना कैसे है। तो सबसे पहले देखिए बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस, ये दोनों जो है हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। ये हम लोग लिखेंगे 2017 सितंबर और 1 तारीख दे देंगे। बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखेंगे 15,000 कैश में और 42,000 बैंक में। ये आपके पास है अभी, यानी ना आपने कहीं न आया है ना गया है, ये आपके पास है 15,000 और 42,000। 15,000 रुपये आपके पास हाथ में है और 42,000 आपके बैंक अकाउंट में। तो ये दोनों आपका हो गया। नेक्स्ट है ये परचेज गुड्स बाय चेक। तो इससे आपका बैंक खाता कम हो जाएगा, क्योंकि आप सामान खरीद रहे हैं और बदले में चेक दे रहे हैं। तो वो चेक जैसे ही आप दीजिएगा तो आप तुरंत बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिएगा, यानी कि बैंक अकाउंट से वो पैसा निकल जाएगा, आप मान लीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे परचेज और बैंक कॉलम है। आप ध्यान दीजिए कि ये दो कॉलम आप देखिए दोनों तरफ जो है, पहले मैं इसको थोड़ा समझा दूँ। ये डबल कॉलम कैश बुक हुआ था, ये हो गया डेट, ये हो गया रिसीट साइड, यानी रिसीट मतलब मिलने वाला चीज़, ये LF है। और इसके बाद दो कॉलम बन गया, एक कैश का और एक बैंक का। ये दोनों डेबिट है, ये डेबिट साइड में, ये मेन डिवाइडर लाइन हो गया, ये डिवाइड हो गया, यानी डेबिट तरफ की ये हो गया। और क्रेडिट में भी सेम हो गया, ये डेट हो गया, ये पेमेंट हो गया, ये LF हो गया। यहाँ पे भी दो कॉलम आपका बना है, एक कैश और एक बैंक। तो जो बैंकिंग से रिलेटेड है उसको बैंक में हम लोग करते जाएंगे, और जो कैश से रिलेटेड है उसको कैश में करते जाएंगे। यही है, बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी कहेंगे इसको, है ना। ये सेल्स ऑफ गुड्स फॉर कैश, तो आप देख रहे हैं कि इसमें 6,000 रुपये आपका कैश में आया, तो आप कैश साइड में आप लिखिएगा सेल्स, और ये कैश में लिखा है 6,000, और यहाँ पे आप डैश मार दीजिए, यानी बैंक में कुछ भी नहीं लिखा है, बैंक का कॉलम वो ये फाँका है। अब नेक्स्ट आइए सेल्स ऑफ गुड्स। हाँ, नेक्स्ट है परचेज मशीनरी बाई चेक। परचेज मशीनरी बाई चेक यहाँ है 5,500 परचेज मशीनरी बाई चेक। तो आप देखिए कि मशीनरी आपने ख़रीदा है और चेक से पेमेंट किया है। एक मिनट वेट थोड़ा, परचेज मशीनरी बाई चेक, तो ये चेक से हमने ये पेमेंट किया, तो ये बैंक के खाते में क्रेडिट हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आप देखिए यहाँ पे सी दिस, यहाँ मशीन लिखा हुआ है और एक कैश में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट, बैंक में क्रेडिट।
नेक्स्ट आइए, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक डिपॉजिटेड सेम डे, यानी सामान बेचा और जो आपको कैश नहीं मिला है, चेक मिला है। तो चेक मिला है यानी, और आपके बैंक में आपने उसी दिन जमा भी कर दिया है, तो ये बैंक के खाते में डेबिट हो जाएगा। और लिखेंगे सेल्स करके डेबिट, सी सेल्स, सॉरी यहाँ पे सेल्स, और ये आपको 4,500 रुपये यहाँ पे बैंक में डेबिट हुआ है, और कैश का कॉलम फाँका है। नेक्स्ट आइए, परचेज गुड्स फ्रॉम मरियोला क्या लिखा होगा, मरियोला इन कैश, तो ये आपके कैश के कॉलम में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देखिए 17,400 रुपये यहाँ पे आप कैश में क्रेडिट किया है, कैश में, और बैंक का खाता खाली छोड़ा हुआ है। देन आइए, यहाँ पे हम लोग परचेज किए इसलिए परचेज डेबिट होगा, इसके नाम से कोई मतलब नहीं हमारा। नेक्स्ट आइए, परचेज स्टेशनरी बाई चेक, आपने आप यहाँ स्टेशनरी खरीदा है, तो स्टेशनरी जो है गुड्स होता नहीं है, यानी हम लोग स्टेशनरी अपने सामान के यूज़ के लिए रखते हैं, अपने यूज़ के लिए रखते हैं, यानी पेन, पेपर, स्टेपलर्स, कार्बन, इंक, रिफिल, तो ये सब अपने यूज़ के लिए रखते हैं, इसको हम लोग बेचते नहीं हैं, इसीलिए इसके लिए स्टेशनरी वर्ड यूज होगा। और वो देखिए 1,100 रुपये आपका चेक पेमेंट है, यानी आपका बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगा ये स्टेशनरी के नाम से। ये देखिए स्टेशनरी बैंक में आपका क्रेडिट हुआ है, बैंक में। नेक्स्ट आइए आप, चेक गिवन टू रोहित, यानी आपने रोहित को दिया है चेक दिया है, तो ये भी बैंक खाते में क्रेडिट होगा। तो ये लिखिए रोहित, और ये 1,500 ये बैंक कॉलम में, ये बैंक कॉलम में आपका क्रेडिट हुआ है। नेक्स्ट आइए, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, यही मैं बोला कि इसमें आपका दोनों चीज़ इफेक्ट होगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट होगा। जो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक है, चूँकि बैंक से आपका बैलेंस कम हो गया है, इसलिए बैंक यहाँ पर 10,000 रुपया से क्रेडिट होगा, और सेम टू सेम यानी सितंबर 27 में ही कैश भी आपका डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कैश भी 10,000 रुपया आ जाएगा। तो ये देखिए, ये 10,000 रुपया कैश में आपको डेबिट हुआ है, और ये 10,000 रुपया आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक में क्रेडिट हुआ है। तो कैश में डेबिट, बैंक में क्रेडिट। जो कैश में आपने डेबिट लिखा है वहाँ पे आप सी लिखेंगे, सी मतलब कॉन्ट्रा, एलएफ में सी लिखते हैं कॉन्ट्रा, और यहीं से हमको पता चल जाता है कि कॉन्ट्रा मतलब आपको जस्ट इसका अपोजिट में देखिए आपको मिल जाएगा, ये 10,000 रुपये अपोजिट देखिए ये मिल जाएगा, सी का यही मतलब है। यहाँ भी सी लिखा हुआ है, इसका मतलब आप इसको यहाँ पे देखिए यहाँ मिल जाएगा अपोजिट में। तो कॉन्ट्रा मतलब ही होता है अपोजिट, तो इसका अपोजिट एंट्री हुआ है। कहने का मतलब कि कैश में आपको डेबिट हुआ है और ये थ्रू बैंक डेबिट हुआ है, यानी बैंक से आपके पास पैसा आया है, और यहाँ बैंक में आपका 10,000 रुपया क्रेडिट हुआ है और कैश से क्रेडिट हुआ है, यानी कि कैश निकाल कर आप अपने अकाउंट से लेके गए हैं, यही इसका मीनिंग हुआ। एंड एट लास्ट आइए, रेंट पेड बाई चेक, तो आप लिखेंगे रेंट, यहाँ दे दीजिए रेंट, और ये चेक यानी बैंक में आप डाल दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए, बैंक अकाउंट घट जाएगा। और सैलरी पेड इन कैश है, इसलिए कैश में ये चला जाएगा, बैंक में नहीं जाएगा, कैश में आ गया 3,500। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिमिलरली दोनों कॉलम को अब ऐड करना है, यानी आप सारा आइटम लिख लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तीनों लिख लिए, फिर ये लिख लिए, ये सब लिख लिए आप यहाँ से यहाँ, सॉरी ये वाला नहीं लिखे अभी, फिर ये और ये लिखे, और अभी ये दोनों जो है बाकी। तो हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसको आपने ऐड किया तो ये आ जाएगा 31,000, बहुत आसान है, 15 6 21 10 31, और ये 42 46,500 ये आ जाएगा। तो ये टोटल जो है आपका बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, और इसके सीधे में आपको एक लाइन खींचनी है बिल्कुल ऐसे, और यही चीज़ 31,000 ये यहाँ लिखना है, और ये 40,500 जो है ये यहाँ लिखना है, 46,500। फिर से मैं बताता हूँ, पहले तो इसको टोटल कीजिए, टोटल करने के बाद ये जो आया इसको आप सीधे में यहाँ पे लिखिए, कैश का कैश के साथ, और ये बैंक में 46,500 इसको यहाँ लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है कि रफ में इसको और इसको ऐड करना है, तो मैं आपको ऐसा ही ऐड कर देता हूँ, बहुत आसान है। 17 + 3 20,900 आएगा, इसको अगर आप ऐड कीजिएगा यहाँ से यहाँ तक,
20,900 और 31,000 यहाँ आपके पास है, तो आपके 31,000 में 20,900 को आप घटाइए तो आपके पास कितना आ जाएगा 10,100। यही चीज़ बैलेंस बचा, यानी कितना आपके पास बचा हुआ है। कैश 10,100 रुपये आपके पास बच गया। और सिमिलरली आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जो बैंक का है इसको ऐड कीजिए। तो मैं ऐसे ऐड कर देता हूँ 12 + 5 17, 18, 19, 19 + 10 29, 31, 32, 32,500 आ रहा है। 32,600 यहाँ से लेके यहाँ तक आपको रफ में ऐड करना है। तो ये आ रहा है 32,600 और इसको आप 46,500 में से माइनस कर दीजिए। देखिए माइनस करके 0 0 5 में 6 9, यहाँ 5 में 2 करेंगे 3 और यहाँ पे 4 में 3 करेंगे 1, 13,900 आ रहा है। यही आपका यहाँ पे ये दोनों जो है बैलेंस बच गया। यानी अब आपके पास यानी 30 सितंबर को 10,100 रुपया कैश में बचा हुआ है और आपका बैंक में 13,900 रुपया है। तो ये कैसे हुआ? तो इतना रुपया आपके पास था, इतना आया, इतना चला गया, इतना बच गया। ठीक उसी प्रकार बैंक में इतना था, इतना आया, टोटल इतना हो गया, इसमें से इतना 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 और इतना ये सारा चला गया और जाने के बाद हमारा 13,900 बच गया। तो इसी तरह से ये भी बन गया हमारा ये सॉल्यूशन। और अब यहाँ पे अक्टूबर 1 में हम लोग अक्टूबर 1 को डेट देके यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन में ये वाला जो फिगर है यहाँ लिख देंगे और ये वाला जो फिगर है वो यहाँ लिख देंगे, दोनों कॉलम में सेपरेटली लिख देंगे। तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।